मार्च पास्ट एवं बैंड धुन द्वारा परम श्रद्धेय का स्वागत, ध्वजारोहण, राष्ट्र ध्वज का पूजन वंदन श्रद्धेय के कर कमलों से। 1 2 3 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग ऋषि की प्रतिमा के समक्ष युग दृष्टा, युग सृष्टा, जिन्होंने अपने यौवन को श्री राम मत्त के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया, उन्हीं की संकल्पना का मूर्त रूप देव संस्कृत विश्वविद्यालय। और आज जब हम यहाँ पर स्वाधीनता दिवस समारोह मना रहे हैं, ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूविष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। स्मरण करते हैं हम सभी ऋषि सत्ता का, गुरु सत्ता का, श्री राम मत्त के रूप में अपने जीवन को आहूत करने वाले हमारे कुलपिता का स्वागत, अभिनंदन करते हुए हम अपने अग्रजों का इस अवसर पर आइए कुलपिता का स्मरण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऊंचे आदर्शों को लेकर के, जिन्होंने जीवन को हिमालय की आदर्श की विशालता की तरह जिया, ऐसे हमारे कुलपिता, जिनके दिव्य संकल्प का मूर्त रूप ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय, हम एक बार पुनः से आज के इस अवसर पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के माध्यम से अपने उत्साह, ऊर्जा, उमंग की अभिव्यक्ति। स्वतंत्रता दिवस, हमारा भारत आज अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के आत्मगौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की स्वतंत्रता का दिवस है। मूलतः यह भारत की आत्मा का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ जब भी हम मनाते हैं तो याद आती है अतीत की स्मृतियाँ, स्वातंत्र यज्ञ की बलिवेदी पर हुतात्माओं की कुर्बानियाँ, वर्तमान की उपलब्धियाँ, पर साथ ही वे अनगिनत प्रश्न जो विश्व का सबसे युवा देश आज खुद से पूछता है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन उस स्वतंत्रता के परे जाकर कर पूज्य गुरुवर ने जब ये सोचा कि कलम को ही माध्यम बनाना पड़ेगा, वैचारिक क्रांति के लिए एक बीज बोना पड़ेगा, ऐसे युग ऋषि के इस विश्वविद्यालय में आज जब हम इस दिवस को मनाने जा रहे हैं तो एक नई प्रेरणा को लेकर के हम इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में सबसे पहले आरंभ करने जा रहे हैं इस श्रृंखला का एक गीत के माध्यम से। नौजवानों ने याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए, जल रही है उन्हीं के लहू से शमा, जल रही है उन्हीं के लहू से शमा, दे रही रोशनी जो नौजवानों ने याद कर लो जरा।
बंदिशा दो जगत को तुम्ही, तुम तो विख्यात हो ऐसे पद के लिए। नौजवानों ने याद कर लो जरा, नौजवानों ने याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। चल रही है उन्हीं के लहू से क्षमा, चल रही है उन्हीं के लहू से क्षमा, दे रही रोशनी जो चमन के लिए। नौजवानों ने याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों ने याद कर लो जरा। देश के अमर शहीदों की जय। देश के अमर शहीदों की जय। आज के इस पल में हम सब इस बात का स्मरण कर सकते हैं, इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि जब जिनका स्मरण आते ही हम सबके मन में ऊर्जा उत्साह की स्फूर्णाएं निकल पड़ती हैं, उनका जीवन अपने आप में कैसा रहा होगा। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय ऐसे ही आदर्शों को मानता है, इनसे ही प्रेरणा पाता है। भारत केवल एक देश नहीं वरन हम सब की माँ है। हम सभी इसे प्यार से भारत माँ बुलाते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतानों में किसी प्रकार का भेद न करके उन्हें समान पोषण देती है, उसी तरह हमारी भारत माँ हमें बिना किसी भेदभाव के अनवरत स्वर्गोपम जीवन बनाती रहती है। आइए आपके सामने प्रस्तुत है भाव नृत्य जननी जन्मभूमिश्च। जननी जन्मभूमि तू मेरी, कण कण में है तेरी ममता कितनी भरी।
हे मां जननी नन्हे नन्हे पुष्प हैं ये गुरुवर के उपवन के, खिलाएंगे भारत को मधुवन से। आप सभी को एक विशेष जानकारी देनी है। यह प्रस्तुति 9 प्रवेशी छात्राओं के द्वारा दी गई है। ये बहुत ही कम समय में इन्होंने तैयार किया है, इसलिए तालियों। भारत के गौरवशाली अतीत की जानकारी जिन्हें सचमुच होती है, जो समस्त विश्व को भारत के अजत अनुदान जैसे भावों को जानते हैं, उनके मन में सहज ही राष्ट्र के प्रति गौरव आ जाता है। आजकल कहीं कोई युवा अगर इस भाव से ग्रसित हैं कि समस्याएं हैं, कुछ अच्छा नहीं है, हम देश के लिए क्या करें, देश ने हमें क्या दिया, तो उन समस्याओं से ग्रसित युवाओं को समाधान, वो सकारात्मक जीवन दृष्टि देती है। और इन्हीं कुछ भावों को लेकर के कि किस प्रकार से समस्या ग्रसित युवा समाधान पा रहा है, जीवन दृष्टि पा रहा है, आइए आप सबके सामने प्रस्तुत होने जा रही है लघु नाटिका सबल युवा सबल राष्ट्र। स्वागत कीजिए इस लघु नाटिका का, जिसके भाव यही हैं, युवा समाधान है, समस्या नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, मैंने ना अपने पूरे स्कूल में टॉप किया है। बस अब किसी अच्छे से यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए तो मैं भी पढ़ लिख कर आपके जैसे ही राज सेवा का काम करूँगा। जी भैया, हाँ, बस एडमिशन के लिए ही जा रहा था, आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है भैया, प्रणाम। जी भैया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलो, क्या बात है? सर वो आपसे एडमिशन के लिए बात करनी थी। एडमिशन के लिए क्या बात करनी थी? सर स्कॉलरशिप की लिस्ट में नाम होते हुए भी मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? हमारा रहते तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम 2 मिनट रुको, हम चेक करते हैं। देखो ली, कहाँ है तुम्हारा नाम कहीं लिस्ट में? सर दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे? ये तो खाली है। कहाँ है दूसरे नंबर पे तुम्हारा नाम? पर सर। अरे देखो, क्या है ना, मैं बड़ा फ्रैंक आदमी हूँ, बातों को घुमाऊंगा नहीं। तो क्या हुआ कि कल रात को हमारा चश्मा टूट गया। अब बिना चश्मा का हमको दिखाई देता नहीं है, तो चश्मा बनवाने के लिए कुछ तो समझ रहे हो ना? पर सर ये तो गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन लो भाई, आ गए एक और महापुरुष, ये लाएंगे भारत में सुशासन। अरे एडमिशन चाहिए तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ से दिमाग खराब करने सुबह सुबह। नहीं लेना सिर्फ भ्रष्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन, नहीं लेना। पर पढ़ाई तो करनी है। हाँ, स्कॉलरशिप है मेरे पास, मैं विदेश जाऊंगा, पर उसके लिए पासपोर्ट ऑफिस। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ कहिए, क्या हुआ? सर मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, पर मेरा पासपोर्ट नहीं बना अभी तक। हाँ हमने देखी आपकी एप्लीकेशन, पर उसमें और डॉक्यूमेंट कम है। कितने डॉक्यूमेंट लगाए तो थे सर, और कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे? यार पानी बिल, बिजली बिल, NOC, DOB, घर में कोई जमीन होगी तो उसको भी डॉक्यूमेंट लगा दो। इतने सारे डॉक्यूमेंट? पर इतने सारे डॉक्यूमेंट तो नहीं होंगे मेरे पास। कोई बात नहीं, हम किस लिए है, बस हरा वाला डॉक्यूमेंट लगा दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। हरा वाला डॉक्यूमेंट? वो क्या होता है? यार वो भी बताना पड़ेगा, समझा करो यार। पर सर ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे बेटा, इस देश के बारे में और कोई इतना नहीं सोच रहा है, तो तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम बस विदेश जाने की तैयारी करो। नहीं जाना विदेश, नहीं जाना। बस बनाओ, हमें कौन सी तुम्हारे पासपोर्ट की पड़ी है। मैं ही पागल हूँ जो इस देश के बारे में सोच रहा हूँ। आज कोई देश के बारे में नहीं सोचता, देशभक्ति के बारे में नहीं सोचता, सब केवल पैसे के बारे में सोचते। ये देशभक्ति वाली बातें केवल किताबों में ही सही लगती। क्या मिला है किसी को देशभक्ति करके, देश की सेवा करके? जो मुझे मिलेगा सब बेकार। नहीं करना, कुछ नहीं करना। कल मैंने अपने स्कूल में फौज के बारे में सुना, तो मैं बड़े होकर भैया और चाचा जी जैसे फौज में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सोचा तूने बेटे, बहुत अच्छा सोचा है। अभी तो एक काम कर, तू अपना होमवर्क कर ले, तेरे भैया और तेरे चाचा आते होंगे, वो तुझे बताएंगे फौज के बारे में बहुत कुछ। ठीक है साहब, मैं जब तक देखता हूँ देश में क्या हाल चाल चल रहा है। नमस्कार, और अब वक्त है अब तक के मुख्य समाचारों का। कल रात कश्मीर में हुई आतंकवादी मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उनसे लेवा लेते हुए हमारे देश के वीर सेना नायक कैप्टन अभिमन्यु सिंह शहीद हो गए। आइए हम सब भारतीय उन्हें भाव भरा नमन करें।
देख कर ही थे चाचा कितने बहादुर थे। अरे उन्होंने देश को बचाने के लिए शहादत दे दी। बेटे तुझे उनकी शहादत पे गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। पर ये तो गलत है। ऐसे बताए ना, तो उन्हें क्यों मारेगा? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा? उन्होंने इन देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, और ये देशवासी केवल पैसा पैसा कर अपने बारे में सोचते हैं। इनके लिए सब गलत है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। नहीं बेटे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझे किसी से बात बेटे, नहीं। आकाश भैया आगे, भैया आगे। चलिए बैग भेजा मेरे भाई। अब तू भी सचिन बनेगा। वाह भैया, अब तू भी सचिन बनेगा। तेरे लिए बैग भेजे तेरे चाचा ने, ठीक है? मिल गई फुर्सत आपको मेरे लिए। बचपन में तो हर सुख दुख में आप मेरे साथ होते थे, पर आज जब अपनी लाइफ में मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप मेरे साथ नहीं। पता भी चला आपको, मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पापा ने डोनेशन देने से मना किया। और देते भी कहां से? घर में पैसे भी तो होने चाहिए देने के लिए। तू मायूस क्यों होता है? तो भी आर्मी में भर्ती क्यों नहीं हो जाता? जवान है, सक्षम है, तेरे जैसे युवाओं की आवश्यकता है आज फौज में। मुझे नहीं जाना किसी भी फौज में। मुझे मरने का कोई शौक नहीं। मुझे तो इंजीनियर बनना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं, विदेश जाना है। नहीं भैया, मैं जाऊंगा फौज में। फौज में जाने के लिए क्या करना होता है भैया? डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, अपने घर परिवार से दूर जाना होता है और उन्हें बेबस और बेसहारा देखकर भी चुप रहना पड़ता है। और क्या करना होता है? सिर्फ देश सेवा की शपथ लेनी होती है, बस। हेलो, यस सर, श्योर सर, जय हिंद सर। सरहद पर दुश्मनों ने फिर से हमला कर दिया। वहां के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। मुझे वापस जाना होगा मेरे भाई। मेरे देश को मेरी जरूरत है। मुझे वापस जाना होगा। अगर ऐसे ही जाना था तो फिर आप आए क्यों थे? एक आप भी तो थे जो मुझे समझते थे, और अब आप भी बदल गए। मुझे किसी की जरूरत नहीं। चले जाइए, चले जाइए। आपको उसकी भी, मेरे को आपकी भी जरूरत नहीं। चले जाइए। नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली है। कल रात एयरबेस स्टेशन पे हुए आतंकवादी हमले में सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया, परंतु दुखद समाचार यह है कि हमारे देश के वीर कैप्टन राणा यशवंत सिंह शहीद हो गए। ऐसा नहीं हो सकता भैया, आप अभी तो यही थे मेरे भैया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भैया अभी यही थे। मेरे भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भैया। मेरे भैया उधर जाएंगे। मेरे भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पिताजी बोलेगा ये सब झूठ है। मेरे भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आखिर क्या मिलता है इस देश के लिए जान से? मेरे भैया मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं बेटे, नहीं। ये देश तुम्हारा घर है, ये भारत हमारी माता। सोचो क्या करोगे कल जब कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी माँ का अपमान करेगा? क्या फिर भी हम यही सोचेंगे कि लड़े या ना लड़े? कहीं लड़ते हुए हमारे प्राण तो नहीं चले जाएंगे? बेटे, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, और इस कर्तव्य को पूरा करते हुए अगर प्राण भी देने पड़े तो उसे हमें अपने आप पे गर्व करना चाहिए। गर्व करना चाहिए बेटे, गर्व करना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पिता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे, ऐसी स्थिति में तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, एक उचित मार्गदर्शन। एक ऐसा मार्गदर्शन जो तुम्हें बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, जो तुम्हें बता सके कि सच्ची राष्ट्रभक्ति क्या होती है, एक युवा अपने देश की सेवा किस तरह से कर सकता है। बेटे, जिस क्षण तुम्हें अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का आभास हो जाएगा, उसी क्षण तुम्हारे मन की सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। बेटे,
बेटे, ये लो पुस्तक, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे जानो, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्र सेवा क्या होती है, और एक युवा अपने राष्ट्र की सेवा किस तरह से कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। और इस देश को आज के युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं बेटे, क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ना बेटे, इसे पढ़ना। युवा राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति होती है। युवा किसी भी राष्ट्र के उत्थान में, उसके विकास में, सर्वांगीण विकास में, राष्ट्र में युवा ही उसकी अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्रहित मात्र देश के लिए शहीद होना नहीं है, अपितु अच्छा शिक्षक बनकर, अच्छा चिकित्सक बनकर, एक अच्छा वकील बनकर और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला राजनेता बनकर भी हम राष्ट्रहित और राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। आवश्यकता है तो मात्र युवा बनने। आइए युवा बने। हाँ, सही बात। मैं शिक्षक बनूंगा और शिक्षक बनकर अपने जैसे सभी भटके युवाओं को देशभक्ति का सही अर्थ समझाऊंगा। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है अपने भैया पर, मुझे गर्व है अपने चाचा पर, मुझे गर्व है भारत मां की हर उस संतान पर जिसने देश रक्षा में अपनी जान दी। मुझे गिरकर उठने, संभलने और समझने में बहुत समय लग गया, पर आप सभी तो समझ गए होंगे कि देशभक्ति का सही अर्थ क्या होता है। आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि हम सभी युवा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। हम युवा चरित्रवान बनेंगे, हम युवा राष्ट्र का उत्थान करेंगे, हम युवा राष्ट्र का नवनिर्माण करेंगे, हम युवा अपने राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाएंगे, हम युवा अपने राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस राष्ट्रीय पर्व की इन सकारात्मकता से भरी प्रेरणाओं को हम सब भी अपने जीवन में उतार रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पल पल एक बात कही जाती है कि जब समस्याएं चारों ओर दिख रही हों और हम भी समस्याओं की बात कर रहे हों, तो ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि इफ़ वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वी ओन आर अ प्रॉब्लम। समाधान परक दृष्टि लेकर के युवा आगे बढ़े, यही सोच इसके माध्यम से हम सब ने पाई। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की नवचेतना का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम यह मात्र एक शब्द नहीं, स्वतंत्रता की धधकती आग की एक चिंगारी है। आइए आप सबके सामने प्रस्तुत है भाव नृत्य वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रे मा रे रे मा पा नि सा पा धा मा पा नि धा रे मा मा रे रे मा मा रे धा 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 ने ने धा धा रे मा नि धा पा मा गा रे। मातरम वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम।
मलयज शीतला सुजला यह एक ऐसी कहानी है जो कर्म की विशेषता और कर्म की प्रेरणा से बनी है। हम सभी को गीता में कर्म की कुशलता, कर्म की श्रेष्ठता और निस्वार्थ भावना से किए गए कर्म की शिक्षा श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय देते हैं और उसी भावना को एकात्म करती, आत्मसात करती यह प्रस्तुति, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित प्रज्ञा टेल्स, प्रज्ञा कहानियाँ, छोटी छोटी नन्हे मुन्ने बालकों को प्रेरित करने वाली वे कहानियाँ इसमें समाहित है। यह एक वही स्टोरी है, एक मधुमक्खी, एक तितली और एक तोते की कहानी। मैं प्रज्ञा पुराण हूँ। मेरे रचयिता है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। आइए प्रस्तुत है एक छोटी सी कथा तितली और मधुमक्खी की, जो बहुत ही सुंदर उपवन में निवास करती थी। परंतु एक सुबह अरे वाह, कितना सुंदर फूल है। आज तो मैं यहीं बैठूंगी। अरे रूपा रुको, पहले मैं बैठूंगी। मैं पहले आई थी, पहला अधिकार तो मेरा है। नहीं रूपा, पहला अधिकार मेरा है, तुम गलत सोच रही हो। मैं पहले आई थी, पहला अधिकार तो मेरा है। मिट्ठू भैया इसी ओर आ रहे हैं, उनसे ही फैसला करा लेते हैं। ठीक है रूपा, आओ। मिट्ठू भैया आइए, बहुत जरूरी काम है। अरे क्या बात है? मिट्ठू भैया आप ही फैसला कीजिए, इस गुलाब पर बैठने का पहला अधिकार हम दोनों में से किसका है? अच्छा यह बात है। वैसे तो आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु गुलाब पर बैठने का पहला अधिकार मधुमक्खी का ही है, क्योंकि वह बैठने का श्रम सार्थक करती है और दूसरों के लिए शहद निकालती है, और तितली तो केवल आनंद के लिए ही बैठती है। आपका कहना सत्य है मिट्ठू भैया। ठीक है मिट्ठू भैया, धन्यवाद। यज्ञाग्नि की मार्गदर्शक प्रेरणाएं। अग्नि जब तक जीवित है तब तक गर्म और प्रकाशवान बना रहता है, अतः यज्ञ साधकों को सक्रिय एवं प्रकाशवान बनकर रहना चाहिए। अग्नि का मुख कभी नीचा नहीं होता, दबाव पड़ने पर भी ऊंचा ही बना रहता है, अतः यज्ञ साधकों को अपना मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। अग्नि के निकट जो भी जाता है वह उसी के तत्सम बन जाता है। चंदन वृक्ष के समान हमें भी संपर्क में आने वाले को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। अग्नि को जो भी प्राप्त होता है उसे अपने लिए संग्रह नहीं करता, वरन तत्काल विश्व वातावरण में वितरित कर देता है। हमें संग्रही नहीं, उदार हृदय होना चाहिए। यज्ञावशिष्ट भस्म है जो बताती है कि जीवन का समापन भस्म अवशेष में रह जाता है, अतः मृत्यु को भूलना नहीं चाहिए, वैभव का गर्व नहीं करना चाहिए।
राष्ट्र के सामने समस्याएं यूँ तो अनेक हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान जैसा होता है वैसा आपने यहाँ पर देखा। और ये प्रेरणा हमें जो सतत देते हैं हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय, जिन्होंने सदैव से हम सबको कहा कि आत्मनिर्माण से होगा राष्ट्र निर्माण, आत्म साधना से होगी राष्ट्र साधना, आत्म उत्थान से होगा राष्ट्र उत्थान। ऐसे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इस पल जब इस कार्यक्रम को पूरे विश्व में असंख्यों युवा देख रहे हैं, आज की ये पर्व प्रेरणा जिस माध्यम से हम सब अपने जीवन में कुछ नए उद्देश्य, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें, एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के मध्य आमंत्रण करते हैं परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें और शांति कुंज से और यहाँ से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाई बहनों, युवा क्रांति वर्ष चल रहा है और मात्र इस साल ही नहीं, हम अगले वर्ष भी उसको मनाने का सोच रहे हैं। 2 साल तक युवाओं को जगाने का युवा जोड़ो अभियान, संपर्क बड़े युवाओं से, और जितने ज़्यादा युवा हो सकें उन सबको हम साथ ले सकें। और युवाओं को बनाने की नर्सरी के रूप में बनाया हमने ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ये आज का जो दिन है, 15 अगस्त का दिन, आज़ादी का दिन, हमारा 70वां स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा गया, स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया जो दिन है, वो आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में, सारे दूतावासों से लेकर और विभिन्न स्थानों पर, बड़े बड़े संस्थानों में, सब जगह मनाया जा रहा है। इस बार कुछ विशेष बात है, इस बार हमारे राजनेताओं के भी और स्टेट्समैन के भी तेवर बदले हुए हैं। अभी 3-4 दिन में, 4-5 दिन में आपने सुना होगा कि एक बोल भी उधर से नहीं आ पाया है और हमारे यहाँ से कई गोले दाग दिए गए। कश्मीर से ही एक मंत्री हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के से आने वाले जितेंद्र सिंह, वो प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने धमकी भरे शब्दों में कहा है कि अब हमसे बात करने से पहले तुम्हें सोचना होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमें तुम खुद दोगे या हम लें आकर के तुमसे लड़के। ये हमारा स्वर बोल रहा है। और ये बहुत, हम लोगों ने बहुत डिप्लोमेसी कर ली। जितनी बार समझौता करने की कोशिश करते हैं वो फिर बदल जाते हैं, हमारे देश के लिए एक नासूर बना के छोड़ गए हमारे सबसे पहले वाले प्रधानमंत्री। और वो नासूर इतना बड़ा हो गया कि आज तक हम सबको सही अर्थों में हमारे लिए दुख का विषय बनता है जब हमारे नौजवान, जैसे अभी आपने सुना, 2 न्यूज़ सुनी, ऐसे रोज की रोज आती हैं कि भाई 5 आतंकवादी मार दिए। आतंकवादी की तो कोई कीमत नहीं थी, 0-10 पैसे का आदमी था, पर हमारा सिपाही तो हजारों का, लाखों का आदमी था। वो एक मारता है पर 5 को मारता है, वो ठीक है, उसने मारा, परंतु एक जो चला गया उसके लिए भी हमको दुख होता है। हमारा जो सिपाही है वो सीमा पे रक्षा कर रहा है, बॉर्डर पे, और ये तब से चला आ रहा है जब से कबाइलियों ने कश्मीर पे आक्रमण करना चालू किए थे। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर पूरी तरह से उसकी संस्कृति, कश्मीर में ऋषियों का राज्य था। कश्मीर के राजा जो थे वो सारे के सारे, राजा कर्ण सिंह के जो पिता, उनके पिता, ये जितने भी थे ये सारे के सारे हिंदू थे और वहाँ हिंदू पंडित रहा करते थे। पर देखते देखते आज़ादी के समय जो षड्यंत्र किया गया हमारे राजनेताओं के द्वारा, उसके माध्यम से कश्मीर हमारे हाथ से छिन गया और आधा कश्मीर उधर चला गया, आधा कश्मीर इधर आ गया। इस आधे कश्मीर में भी रोज दिन रात उत्पात मचाए जाते हैं। अभी कारगिल का हमने वॉर देखा 98 में, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कारगिल के युद्ध में लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर हम लोगों ने उन पहाड़ियों पे, जिन पहाड़ियों को अननेगोशिएबल बनाया जाता है कि वहाँ नेगोशिएट कर ही नहीं सकते, आप चढ़ ही नहीं सकते,
वहाँ पर अपनी जो भी अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज थे उनसे हमने युद्ध लड़ा और कारगिल युद्ध में हमने उनको एक प्रकार से पूरी तरह से परास्त करके पीछे की तरफ फेंक दिया उनको। पूरा पाकिस्तान जो है वो त्राही त्राही करने लगा कि अगर ये युद्ध और आगे बढ़ गया तो हमारा गोला बारूद तो समाप्त हो जाएगा, हम भी समाप्त हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही होता तो अच्छा था, बहुत बढ़िया, पर क्या करें मित्रों, यूएनओ आ जाता है हमारे बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में यूएनओ आ जाता है। ये जो आज़ादी मिली हमको, ये बड़ी प्रतीक्षा के बाद मिली और इसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ की। अगर आप इतिहास देखें कुर्बानियों का तो बहुत पुराना इतिहास है हमारा। हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप भी आते हैं जिन्होंने कि आज़ादी के लिए संग्राम किया। हमारे कुर्बानी के इतिहास में महाराणा प्रताप का वो संग्राम भी आता है जिसमें 250 किलोमीटर की परिधि में फैले हुए एक क्षेत्रफल को, जिसको मेवाड़ कहा जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने घास की रोटी खा ली, जंगल में रह लिए, पर आदिवासियों की रक्षा के लिए उनके बीच में बने रहे और पूरे उस जमीन का एक टुकड़ा तक उन्होंने अकबर को नहीं दिया। अकबर द ग्रेट कहा जाता है और ये कहा जाता है कि अकबर महान था, अकबर महान था। अकबर स्वयं युद्ध में उतरा और स्वयं उतरा और 2 लाख सैनिक लेकर उतरा, पर वो 2 लाख सैनिक लेकर आया था, 20,000 सैनिक लेकर वापस गया, 1,80,000 खो करके गया और हार के गया। ये अकबर ग्रेट कैसे हो सकता है? ऐसा आदमी जो हार के गया हो वो ग्रेट कैसे हो सकता है? हाँ, उसने कुछ सुधारात्मक प्रयास किए थे, उसने उसकी कुछ चालें रही होंगी, कुछ भी हो, पर मित्रों हमारे देश पे जो आक्रमण हुआ है जिस तरह से, वो अभी से नहीं, पिछले करीब 2-2.5 हजार साल से शकों, हूणों का आक्रमण, यवनों का आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण, लगभग सभी जितने भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि सिकंदर का आक्रमण, ये सारे के सारे इतिहास बताते हैं कि भारत में कोई खास बात है जिसके लिए लोग आते हैं। भारत तो कहीं नहीं गया किसी के पास, भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। जब भारत किसी पे आक्रमण नहीं करता तो भारत पे आने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है, भारत सोने की चिड़िया है, जगत गुरु है और यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के राजाओं के पास खूब पैसा था, खूब सोना था, ये भी सही बात है। हमारे यहाँ स्वर्णिम भारत था, ये भी सही बात है। इसी के लिए लोग आते थे। पुर्तगीज आए समुद्री मार्ग से, पुर्तगीज के पीछे पीछे इंग्लिश लोग आ गए, फिर उसके बाद फ्रेंच लोग आ गए और इन लोगों ने आकर के कॉलोनीज बसाना चालू की और धीरे धीरे करके यवनों के हाथ से इसको छीन लिया। अंतिम जब मुगल साम्राज्य जब अंतिम सांस ले रहा था तब अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने आकर 300 साल में 250-250 साल में जो किया है, जो कुछ किया है, बहुत अच्छी चीज़ें भी दी हैं हमें। रेलवे सर्विसेज दी, पोस्टल सर्विसेज दी, हमारे यहाँ जो गड़बड़ी की उन्होंने वो ये की कि हमारे जितने सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स में गुलामी की प्रथा डाल दी, राय बहादुर पैदा कर दिए, जो डाली लेकर के फलों की टोकरी ले करके उनके यहाँ पहुँचा करते थे और अंग्रेजों के जो जाता था वो उनका गुलाम हो जाता था। गुलाम पैदा किए। ऐसे गुलामी के वातावरण में 1857 में एक आंदोलन पैदा होता है और वो आंदोलन 1857 का उन्होंने उसको गदर नाम दे दिया। गदर यानी एक तरह से उसका प्रयास, रिवॉल्ट का प्रयास, एक रिवोल्ट करने का प्रयास। बागी लोग, आतंकी लोग, जो हमारी लक्ष्मीबाई, रानी महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, इन सबको जो कहा गया वो ये कहा गया कि आतंकी थे। नहीं, इतिहास नए सिरे से लिखा गया और इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया गया। ब्रिटिश लोगों ने इतिहास लिखा, उन इतिहास में कई चीज़ें गड़बड़ा दी उन्होंने। फिर भी मित्रों हमारे देश में महामानव पैदा होते हैं। ये हमारे देश की फर्टाइल भूमि है, बहुत ही उर्वर भूमि। एंड बिकॉज ऑफ दिस बीइंग ए वेरी फर्टाइल लैंड, ऑल द ग्रेट सेजेस एंड सेंट्स एंड द saviors of this country, they have been born here only. पूरे विश्व में अवतार केवल भारत में होते हैं, पूरे विश्व में संत केवल भारत में होते हैं, पूरे विश्व में सुधारक केवल भारत में होते हैं और पूरे विश्व में शहीद केवल भारत में होते हैं। संत, सुधारक और शहीद, ये अवतार के 3 रूप हैं। गुरुदेव ने लिखा है संत, सुधारक और शहीद। ये जो संत, सुधारक और शहीद हैं, इन लोगों ने मिलकर के भारत की आज़ादी की परिकल्पना को साकार किया। मित्रों, संत के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस
स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, रामतीर्थ, ये सब निकल के आए, और श्री अरविंद, रमण महर्षि, और सुधारक के रूप में दयानंद सरस्वती जी, और इसके अलावा बहुत सारे महर्षि कर्वे से लेकर के ज्योतिबा फुले, ये सब निकल के आए। और इसके अलावा जो कहा जाए कि सैनिक के रूप में संत, सुधारक और शहीद के रूप में हमारे जवान 23 साल की उम्र में, तुम लोग अभी आए हो, तुम लोगों में से कई लोग 22-23 साल के होंगे, बहुत कम उम्र के होंगे। 23 साल की उम्र में भगत सिंह की सोच कितनी ऊंची थी, इतना बड़ा फिलोसोफर था। भगत सिंह के तुमको कभी पेजेस पढ़ने को मिले, आर्काइव्स में अवेलेबल हैं, और अगर हो सका तो हम उनको ये प्राप्त करके यहाँ रखेंगे ताकि लोग पढ़ें कि भगत सिंह क्या सोचता था, इस राष्ट्र के बारे में उसकी क्या सोच थी। वो जब छोटा था तो वो लगा रहा था, सींके लगा रहा था खेत में, जो सरकंडे की होती है सींक, उसको लगा रहा था। और उसके बाबा ने पूछा कि तू क्या कर रहा है? हम तो खेती करते हैं यहाँ पर, इसलिए हम धान बोते हैं, धान लगाते हैं, हम गन्ना बोते हैं तो गन्ना लगाते हैं, तू क्या कर रहा है? तो बोले मैं बंदूकें बो रहा हूँ, मैं बंदूकें पैदा करूँगा ताकि अंग्रेजों को भगा सकूँ। 8 साल का बालक, जब 8 साल के बच्चे के अंदर ये संस्कार हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं वो क्या करेगा। उसने बम इसलिए नहीं फोड़ा असेंबली में, असेंबली जिसको आज पार्लियामेंट कहा जाता है, वही बिल्डिंग है, कि इसलिए नहीं फोड़ा बम कि इस बम को फोड़ने से मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। उसने इसलिए इसलिए फोड़ा ताकि ये सोई हुई भारत की जनता और ये अंग्रेज शासन ये जाग जाए कि भाई ये भारत को छोड़ना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं छोड़ा तो मारे जाओगे सबके सब। इसलिए छोड़ा उसने, फोड़ा बंद। उसके बाद उनके जो जासूस कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जो हैं लालच में आकर के पकड़े जाते हैं, लालच में आकर के पकड़े गए 3-4 लोग जो उनके साथी थे टीम के। हिंदुस्तान जो पार्टी थी, आज़ाद हिंदुस्तान पार्टी, आज़ाद मारे गए, वो भी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर मारे गए। पर कैसे पता चल गया उनको कि यहाँ पर है आज़ाद? इसी तरह से सबको पकड़ा गया, धीरे धीरे करके पूरा पकड़ लिया गया, सबको पकड़ लिया गया। दुर्गा भाभी नाम की एक महिला थी, आपने नाम सुना है दुर्गा भाभी का? दुर्गा भाभी जिन्होंने कि सबको बचा के रखा था, सबको, क्रांतिकारियों को अपने घर में। यशपाल जी की पत्नी थी और गाजियाबाद की रहने वाली थी, और अमृतसर से लेकर के और कलकत्ता तक उनके कई ठिकाने थे जहां वो क्रांतिकारियों को छिपा के रखती थी। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि देश की पहली महिला क्रांतिकारी जासूस के रूप में अगर कोई है तो उसी का नाम है दुर्गा भाभी का। उसने अपनी पिस्टल से उस अंग्रेज को मारा जिस अंग्रेज ने हथकड़ी पहनाई थी भगत सिंह को। उसने कहा भगत सिंह मेरा बेटा है, और इस हाथों जिस व्यक्ति ने पहनाई, इस सुपरिटेंडेंट पुलिस को मैं मारूंगी। उसने गोली मारी, और उसके बाद उसको आखिर तक पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी ये दुर्गा भाभी कौन है। ये महिला को आइडेंटिटी नहीं हो पाई। तो इस देश की नारियां भी आगे, पुरुष भी आगे, युवा भी आगे, सबके सब आगे, और सब आगे एक माहौल ऐसा बना, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। गांधी जी के आंदोलन शिथिल पड़ता जा रहा था। केवल चरखे से कुछ नहीं होने वाला था, केवल अहिंसात्मक आंदोलनों से कुछ नहीं होने वाला था, केवल सत्याग्रहों से कुछ नहीं होने वाला था, कुछ न कुछ होना था। और उसके बाद फिर जब ये आंदोलन जब गति पकड़ने लगे, अंग्रेजों को लगा कि हमारे पास जितना था उतना हम वो भी खो देंगे अगर हमने देश नहीं छोड़ा तो उन्होंने 1947 में देश आज़ाद कर दिया। पर देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया उन्होंने, 2 टुकड़ों में बांट दिया। हमारा भगत सिंह जो है ये 1931 में जब शहीद हो रहा था मित्रों, तब उस समय कई लोगों ने गांधी जी से कहा आप 1 लेटर भर लिख दीजिए, अपील कर दीजिए कि अभी आजीवन कारावास दे दें, अभी फांसी की सजा को कैंसिल कर दें। गांधी जी ने मना कर दिया साफ कि नहीं, मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा, उसने गलत काम किया है, उसने असेंबली में बम क्यों फोड़ा। मैं किसी की समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि युवाओं ने क्रांति की, और युवाओं की क्रांति की वजह से भारत आज आज़ाद है, और वही युवा आज बॉर्डर पे खड़े खड़े हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम चैन की सांस लेते हैं, चैन की नींद सोते हैं। इसलिए इन युवाओं को और इन युवाओं के माध्यम से ही हम कुछ कर सकते हैं। मित्रों, मैं बार बार सोचता हूँ कि गुरुदेव ने ऐसी कौन सी खास मिट्टी से इसको बनाया है, इस विश्वविद्यालय को, और इसमें रहने वाले जो कार्यकर्ता हैं, इसमें रहने वाले जो हमारे, जिनको हम बहुत ज़्यादा वेतन नहीं दे पाते, नॉमिनल वेतन दे पाते हैं, वो कार्यकर्ता हमारे,
जो हमारे ऑफिशिएटिंग स्टाफ है, जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, इनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे पाते। कुछ खान पान भी अभी गड़बड़ है, खान पान को भी ठीक करूँगा मैं थोड़े दिनों के अंदर, और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ हम सुविधा नहीं कर पाते। पर इसके बावजूद भी लोग यहाँ आने को क्यों तैयार हैं? कई बच्चे ऐसे आए हैं इस बार जो कोई एक तो दो बच्चे MBBS आए हैं, 2 बच्चे BAMS आए हैं हमारे यहाँ, और क्या करने आए हैं? होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स में आए हैं। कोई BSc में आया है, कोई MSc साइकोलॉजी पढ़ने आया है, कोई MSc योग पढ़ने आया है। हमारे कोर्स वैसे नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल फीस भी नहीं है, सब कुछ सामान्य है। क्यों आते हैं मित्रों? क्योंकि युवा जानता है कि उसके युवा होने का अर्थ उसको यही समझ में आएगा। युवा क्या कर सकता है, उसको अर्थ यही समझ में आएगा। युवा स्यात्, हमारे यहाँ उपनिषद में एक उक्ति है, युवा स्यात्, युवा हो जाओ। अब युवा हो जाओ तो कैसे हो जाओ? एक ही दिन में हो जाओ, बस एक सेकंड में हो जाओ। सोचने लगो कि तुम युवा हो। और मैं 27 साल की उम्र में शांति कुंज आया था। 27 साल की उम्र से कंटिन्यूस काम करते 40 साल लग गए, पूरे हो गए मेरे, पर मैं कभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं युवा ही बना रहा। अब हमेशा अपने आप को मैंने युवा ही महसूस किया। और युवा से मतलब यह है कि ऊर्जा से संपन्न। कैसा युवा? युवा स्यात्, साधु युवा। साधु यानी शालीन, शिष्टाचार से संपन्न, आध्यायिक, आशिष्ठो, दृढ़िष्ठो, बलिष्ठो। ये 4-5 क्वालिटी उन्होंने दी हैं उपनिषदकार ने। तैत्तिरीय उपनिषद में ये सूक्त आता है। ये जो जिनके मन में ये चीज़ आ जाएंगे वो युवा हो जाएंगे। तो मित्रों, फिर उम्र की कोई सीमा नहीं है। फिर तो आप केवल ये देखते चले जाइए कि आपके अंदर वो चिंतन में आपके अंदर युवा फीलिंग होनी चाहिए। मतलब ये कि 18 घंटे काम करना ही है तो करना ही है। फिर हमको कभी विश्राम की बात नहीं सोचनी है। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए कहते हैं, तो वतन आपका यही है, यूनिवर्सिटी। ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, और ये हमारी इसकी सेवा करना और इसके साथ साथ जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी जितने प्रोजेक्ट सप्त क्रांति योजना के अंतर्गत चल रहे हैं सारे पूरे देश में, उन सबको अपनाना और उन सबके साथ मिलकर काम करना, ये भी हमारा धर्म है। हमारे बीच में 3 या 4% लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो हमें बहका सकते हैं, उच्छृंखल बना सकते हैं। आज़ादी की इस वर्षगांठ के दिन हम शपथ लें कि हम उनकी बातों में नहीं आएंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अपने से बड़ों से पूछेंगे कि ये जो कह रहे हैं ये सही है क्या। उसके बाद हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या ये सही है क्या। मित्रों, यहाँ 2 ही चीज़ें हैं संसार में। मैंने उस दिन क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताया था कि इस पूरी दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं। एक तरफ जाना, इस तरफ जाना है तो संसार है, इस तरफ जाना तो अध्यात्म है। मैं तुमको संसार से अलग हटा करके अध्यात्म की ओर लाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें साधु बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे कपड़े उतरवाना चाहता हूँ, तुम्हें फकीर बनाना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा, तुम्हारा जितना ज़्यादा अच्छा कमा सको उतना ज़्यादा अच्छा कमा सको, ऐसा बनाना चाहता हूँ। पर उससे अटैचमेंट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ उससे अटैचमेंट ना हो तुमको। तुम राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, और जो भी तुम कमाओ वो राष्ट्र के लिए दो। राष्ट्र में जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उन सब प्रोजेक्ट्स के लिए तुम्हारा अनुदान जाना चाहिए। अगर इतना कमा सकते हो तो जितना कमाओ उतना तुम राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लिए ये दो। तब अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आए तो ये समझ लेना कि तुम सच्चे युवा बने हो। सच्चे युवा तभी बनोगे। मैं जब कह रहा हूँ अध्यात्म की ओर, तो अध्यात्म जो है जीवन को उत्कृष्टता से जीना सिखाता है। इधर संसार है, इधर अध्यात्म है। अध्यात्म को जीवन में जीना मतलब हंसी खुशी भरा जीवन जीवन, हंसती हंसाती, खिलती खिलाती, हल्की फुल्की मस्ती भरी जिंदगी। परम पूज्य गुरुदेव की परिभाषा अध्यात्म की जिंदगी। ये अध्यात्म यदि आपके जीवन में आ जाए, रोम रोम में आ जाए, कण कण में आ जाए, तो मित्रों मेरी गीता की क्लास, मेरी ध्यान की क्लास एक तरफ और तुम्हारे अंदर का चिंतन एक तरफ, जो रोज परिपुष्ट होगा अपने स्वाध्याय के द्वारा, जो रोज पढ़ते चले जाओगे तो पढ़ाई और स्वाध्याय दोनों साथ साथ करते करते और यहाँ के प्रोजेक्ट्स में भागीदारी करते करते तुम अपने आध्यात्मिक विकास को प्राप्त हो जाओगे। 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर। ये विभिन्न अवधि हैं कोर्सेज की। तुम लोग जो यहाँ आए हो, तुम लोगों का मैंने इसीलिए भाव भरा स्वागत किया। मैंने कहा मेरे पास इस बार बहुत बढ़िया क्वालिटी के बच्चे आए हैं, बहुत अच्छे बच्चे आए हैं, और इसका कारण केवल एक ही मात्र है कि मैंने इस बार किसी भी तरह की सिफारिश लेने से मना कर दिया। मैंने सिफारिश नहीं लूँगा किसी तरह की। क्यों? एक मछली तालाब को गंदा कर देती है और उसको गंदा करने में बहुत मदद करती है। फिर हमारे इस देश में
सिफारिशी राज चल रहा है, लाइसेंसी राज चल रहा है, इस तरह से सब कुछ होने की वजह से बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ है। हमारे मोदी जी बेचारे अकेले हैं, वो अकेले क्या सीट ठीक करेंगे दुनिया को, और कैसे बदलेंगे दुनिया, कैसे बदलेंगे भारत। पर अगर हमारी यूनिवर्सिटी और हमारी जैसी जो हम 7 यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं एक छत्तीसगढ़ में जो बन के तैयार हो गई है, हम 5-6 प्रांत और हैं जहां हम प्लान कर रहे हैं, 7 इसकी शाखाएं और एक ये 7 और 1 8 मिलकर के पूरे देश में ऐसा हल्ला मचा देंगी कि युवा क्या होते हैं, युवा को देखना है तो यहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आते। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आज़ादी जो है ये अपने को अपनी जो अंदर इनहिबिशंस है उनसे आज़ादी लेना है। हमारे अंदर जो बहुत सारे बंधन आ गए हैं उनसे आज़ादी लेनी है। हमारे अंदर जो बहुत सारी कुंठाएं आ गई हैं उनसे आज़ादी लेनी है। आज़ादी, असली आज़ादी ये है, जब ये आज़ादी आ जाएंगी हम डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएंगे, हम एंग्जाइटी से आज़ाद हो जाएंगे, हम विभिन्न प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से आज़ाद हो जाएंगे। तो ये मान लो कि अब तुम सही ढंग से आज़ादी की परिभाषा समझ रहे हो। आज़ाद मुल्क वो होता है मित्रों जिसके हर व्यक्ति के अंदर इतना बल है कि वो पूरे के पूरे देश के लिए खड़ा हो जाए। और पोम्पई का वो एक छोटा सा सैनिक, आपको मालूम होगा मित्रों कि एक भूकंप आया था रोम में, और पोम्पई नाम की जगह थी, वहाँ का एक सैनिक अटेंशन स्थिति में खड़ा हुआ पाया गया। उसी स्थिति में खड़े हुए उसका शव मिला, और उसका जो शव था उस शव को उस खड़ी स्थिति में रख करके उसको मड़ दिया गया है। उसके ऊपर वैक्स वर्क करके सब कुछ करके उन्होंने लगा दिया, और ये कहा है यह व्यक्ति भूकंप आया तब भी अपनी ड्यूटी पर था, और सारे लोग भाग रहे थे तो उनको दिशा दिखा रहा था, सब कुछ कर रहा था, इसने अपनी ड्यूटी निभाई। ये किसी को नहीं मालूम है, 300 साल पुरानी बात है, परंतु ये व्यक्ति जिम्मेदारी निभा रहा था, अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभा रहा था, अपने काम के प्रति निभा रहा था। ऐसे व्यक्ति जब आएंगे तो देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मैं बड़ा आशावादी हूँ, मैं कभी निराश नहीं होता, बहुत आशावादी हूँ। ये भी सोचता हूँ कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाला समय बहुत खास है। हम 2026 में 3 खास चीज़ मना रहे हैं। पहला, वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष। दूसरा, हम मना रहे हैं अखंड दीपक का 100 वर्ष अखंड दीपक को हो जाएंगे। तीसरा हम जो मना रहे हैं वो मना रहे हैं हम भागवत चेतना के धरती पे अवतरण। श्री अरविंद की घोषणा के अनुसार धरती पर आ चुकी है, अब वो आ करके काम चालू कर रही है। 100 साल के अंदर वो मैच्योरिटी की स्थिति में पहुंच जाएगी। 100 साल होते हैं 2026 में। 2026 तक हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। हमने गंगा की सफाई हाथ में ली है। कल सुबह मैंने लेक्चर दिया है उनके बीच में। गंगा की सफाई का 10 लाख स्वयंसेवकों के माध्यम से जो रोटेट होते रहेंगे, यानी पूरे देश को रोटेट करेंगे, हम पूरे देश के युवाओं को रोटेट करेंगे, और उनको रोटेट करके हम पूरे गंगा की ट्रिब्यूटरी सहित सबकी सफाई करके हम शुद्ध गंगा जल गंगा सागर पे, कलकत्ता पे, बनारस में, कानपुर में, हरिद्वार में, गोमुख में और गंगोत्री में हर जगह अवेलेबल कराएंगे। ये शुद्ध गंगा जल है, इसको पियो, ये अमृत है। तो गंगा जलाभिषेक अभियान, भागीरथी जलाभिषेक अभियान से लेकर के डी एडिक्शन अभियान से लेकर के जितने प्रकार के अपने अभियान हैं, इनमें तुम लोग भागीदारी करो। हमारे यहाँ स्वाध्याय मंडल चलते हैं, उन स्वाध्याय मंडलों में भागीदारी करो, और अपने मन को किसी भी तरह से तुम अपने मन को इसमें लगाने की कोशिश करो, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में। इसके लिए मैं इतना मटेरियल दे देता हूँ तुमको, इस मटेरियल को तुम 3-4 बार पढ़ लिया करो तो बहुत आनंद आ जाएगा तुमको। और घर की याद मत किया करो, घर तुम्हारा हम है, तुम्हारे घर के माँ बाप भी हम हैं, हम माता पिता हैं, अभिभावक भी हम हैं, सब कुछ हम हैं। जब हम हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बस आज तुमको जरूरत हो, अगर मान लो माता पिता से को देखने की, दूर से देखने की जरूरत है तो वहाँ आ जाओ, नहीं तो हम यहाँ आके बैठ जाएंगे, तुम यहाँ आके हमको देख लो। पर अपने माँ बाप को देखना है, अपने माँ बाप, तो ये तो मोह हो गया, ये मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। अपने माता पिता से मिलना है, अपनी बहन से मिलना है। राखी भी जाते तो बहुत अच्छा रहता, पर आपने रोक दिया हमको, और आपने रोक दिया तो अब राखी तुम यहाँ मना के तो देखो। पर तुमने वहाँ बहुत मना ली, तुम राखी यहाँ मना के तो देखो, तुम होली यहाँ मना के तो देखो, दीपावली यहाँ मना के तो देखो। हर छुट्टी में घर भाग जाओगे, हमने दिया तुमको 20 दिन टच, बढ़िया प्यारा प्यारा आध्यात्मिकता का। 10 दिन में संसार ने उसको धो दिया सारा सारा। तुम संसार के लिए गए, संसार में धो के आ गए पूरा पूरा। मत जाओ,
जितने दिन तुम यहाँ हो हमारे पास रहो, हमारे साथ रहो, और हम तुमको आश्वासन देते हैं कि हम तुमको पूरी सुविधाएं जो भी हो सकती हैं वो तुमको देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, असली आज़ादी तुमको अपने अंदर से लेनी है, इनिबिशन से लेनी है। तुम्हारे अंदर जो घुसे हुए हैं उन सब से लेनी है कि हमें यहाँ ये नहीं मिलेगा, हमें वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। जो ये नेगेटिव विचार आ जाते हैं ना, इसलिए यहाँ का मूल मंत्र 2 ही हैं, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। तो हमेशा विधेयात्मकता को अपने जीवन में अंगीकार करो और निषेधात्मकता को निकाल के बाहर करो, बस ये सबसे बड़ा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत और है, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। अरे फिर से पैदा हो जाओगे तो माता पिता की समस्या ही नहीं आएगी यार। तुम पिता, हम पिता बन गए, तुम हमारे बेटे बन जाओ, तुम हमारी बेटियां बन जाओ। बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ, और फिर से पैदा होकर नए सिरे से प्लानिंग करो अपने जीवन की पूरी। अब तुम देखना, ये 2 सिद्धांत आ जाने के बाद तुम्हारे जीवन की कितनी समस्याएं, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, सोमेटोसाइकिक प्रॉब्लम्स और दुनिया भर की कष्ट कठिनाइयाँ सब दूर हो जाएंगी, स्ट्रेस दूर हो जाएगी। ये जो आज़ादी का दिन है 70 साल का, भारत माता को एक व्यक्ति ने समझा था, श्री अरविंद ने। बस श्री अरविंद ने भारत माता की परिभाषा की, और यही बात परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिखी। एक नारी के रूप में उन्होंने इसकी अवधारणा की कि मुझे सपनों में बार बार दिखाई देती है, नारी दिखाई देती है जिसके दोनों पाँव को समुद्र पखार रहा है। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है मित्रों जिसके दोनों तरफ से समुद्र आता हो और नीचे भी समुद्र, तीसरा समुद्र आता हो, हिंद महासागर, और पाँव पखारता हो, पाँव को स्नान कराता हो और उसका अभिषेक करता हो। पाँव का अभिषेक करके जो जल जाता है, जहाँ तक जाता है मित्रों, जितनी जगह जाता है वो सारी जगह पवित्र हो जाती है। जिसका सरताज हिमालय है, जिसने मुकुट पहन रखा है, हिमालय का मुकुट, हिमालय जैसा श्रेष्ठ, हिमालय जैसा महान और हिमालय जैसे ऊंचा पहाड़ कोई नहीं है। हिमालय हमारे इस देश का मुकुटमणि है, और हमारे पास इतनी ताकतें हैं। बंग देश है हमारे पास पंजाब देश है, हमारे पास विभिन्न अरावली से लेकर शिवालिक से लेकर इतनी पहाड़ियाँ हैं, इतनी नदियाँ हैं, प्यारी प्यारी नदियाँ, सरिताएँ हैं, खूबसूरत इतने पिकनिक स्पॉट्स हैं, इतनी ज़्यादा, इतने अच्छे खूबसूरत स्थान हैं, जंगल हैं भरे हुए। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से एक जंगल है, मोतीचूर फॉरेस्ट। ये राजाजीपुरम का गेट है, राजाजी पार्क का गेट है। और इस राजाजी पार्क के गेट से जैसे अंदर जाते हैं, आपको थोड़ी देर में आपको दर्शन होने लगेंगे असली जंगल की सीरेनिटी। जब भी हम चिन्मय, कभी भी हम थोड़े से काम से परेशान हो जाते हैं, थोड़े थकने लगते हैं, तो हम लोग जंगल चले जाते हैं। और कितनी देर के लिए जाते हैं? 2-3 घंटे में आ जाते हैं हम, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर भी नहीं है, क्रॉसिंग पार किया और आ जाता है। इतना खूबसूरत है हमारा देश, उस खूबसूरत देश को एंजॉय करो। मेरे पास वीज़ा था, इमिग्रेशन वीज़ा था पहले, फिर उसके बाद मैंने अपनी EC पास करने के बाद वीज़ा लेने की कोशिश की, वीज़ा लिया। वीज़ा लेने के बाद नौकरी मिल गई, 10 जगह नौकरी मिल गई, उसके बावजूद भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे अपना देश प्यारा है। इस जन्म में नहीं, बल्कि कई जन्मों में जब भगवान जन्म देगा, अगर मैं मुक्त हो जाऊँ तो बात अलग है, परंतु अगर मैं मुक्त नहीं होता हूँ तो भगवान हर बार इसी धरती पर, इसी देश में मुझे जन्म देना, ताकि मैं इस देश की सेवा करके अपने आप को धन्य मान सकूं, क्योंकि ये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गति। खूब खूब मंगल कामना। हमारे आज़ादी का दिवस आप सबके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद सर। श्रद्धेय से निवेदन है कि संस्कृति संचार का बाल्टिक विशेषांक प्रस्तुत है।